क्या आपको लगता है कि इंडियन मीडिया माइनॉरिटीज़ को फेयरली रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है, किसी भी सूरत में नहीं कर रही। इंडियन मीडिया तो माइनॉरिटीज़ को एक खौफ के तौर पर पेश कर रही है। हर रोज़ टीवी पे शाम को प्राइम डिबेट्स होती हैं। वो स्क्रिप्टेड होती हैं या फिर डिबेट कराई जाती हैं? वो तो एक बहुत बकवास किस्म की चीज़ होती है, उसमें तो हर चीज़ पहले से तय होती है। वो डिबेट के लिए होती ही नहीं, वो भी उसका भी एक ड्रामा है पूरा, वो ड्रामा है, डिबेट नहीं है। वो ड्रामा स्टेज किया ही जाता है कि 1 घंटे तक कुछ लोगों को बुला करके एक बहस में उलझा दिया जाए और एंकर जो जज बन जाता है। तो क्या काम जर्नलिज़्म जिस तरह हम और आप आराम से बात कर रहे हैं, ये बिकता नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये अहम बात कही आपने कि बिकता नहीं क्या? अब ये बात सही है कि जो हम लोग जिस कंसर्न पर बात कर रहे हैं, जो आपकी फ़िक्रमंदी है, जो मुझसे आप पूछ रहे हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसी स्टोरी की है जिससे आपको डर लगा हो? नहीं, डर तो लगता ही है, कई बार ऐसा होता है। कोई एक स्टोरी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि भई अगर हमने इसको प्रोड्यूस किया। क्या आपने कभी अंडर प्रेशर कोई स्टोरी चेंज की है? नहीं, मैं तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली अंसार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली अंसार। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान, एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनकी 20 साल तक जर्नलिज्म की पूरी जर्नी रही है और वो अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट मीडिया भी चलाते हैं, एशियन टाइम्स के नाम से। आपने एक बहुत ज़बरदस्त किताब भी लिखी है, कॉर्पोरेट मीडिया एक जायज़ा, जो उर्दू लैंग्वेज में है। आज के पॉडकास्ट में सर आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है, हम आपका वेलकम करते हैं। पहला सवाल सर हमारा ये है कि क्या इंडियन मीडिया सच में इंडिपेंडेंट है? पहले ही आपने बहुत ही बड़ा सवाल किया। ज़ाहिर-सी बात है ये सबका सवाल है, आपका है, हमारा है और पूरे जो लोग देख रहे हैं मीडिया को, हर एक के ज़हन में ये सवाल है, क्या ये आज़ाद है? बिल्कुल आज़ाद नहीं है इस वक़्त और वो सच के अब तो करीब भी नहीं रह गया है। इसीलिए उसके मुख्तलिफ़ नाम से अब उसे पुकारा जाता है। हुँ। आपने देखा होगा कि ओवर द पीरियड 2014 के बाद से जो मीडिया ने और ज़्यादा, वैसे ये मीडिया आज कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। ये इसकी एक रिवायत रही है जब से ये कॉर्पोरेट के हाथों में गया है। धीरे-धीरे करके कॉर्पोरेट का उसका कब्ज़ा हुआ, पैसा वो लगा रहे हैं, पैसा उससे कमा रहे हैं, तो उनकी उस पर चलने लगी, इजारादारी शुरू हुई, तो एडिटोरियल मुतासिर हुआ। हुँ। खबरें अब एडिटर्स नहीं तय करते, अब मैनेजर्स तय करते हैं जो इश्तहार पेज देखते हैं, इसलिए अब वो आज़ाद तो नहीं रहा। तो इसलिए आपने देखा कि उसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, पुकारा जाने लगा उसका। तो यही वजह है कि अब मीडिया की जो आज़ादी थी, जिस तरह से उसे अपना काम करना था, सबसे सवाल पूछना था, जनता के लिए जनता के हिस्से का सवाल पूछना था, वो अब कर नहीं रहा है। वो सिस्टम का एक पार्ट बन गया है। मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइज़र या कोई और पार्टी? देखें, इसमें जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिशियन भी इसमें मौजूद हैं, एडवर्टाइज़र तो है ही हैं और कॉर्पोरेट जो पैसा लगाता है वो। यानी तीनों लोगों का एक तरह से आप नेक्सस कह सकते हैं। पॉलिटिक्स इसलिए इसमें शामिल है, पॉलिटिशियंस शामिल हैं कि पॉलिटिशियंस की सरपरस्ती हासिल होती है। तो जब पॉलिटिशियन की सरपरस्ती किसी चीज़ को हासिल हो जाए, तो वो उसके लिए वो सब कुछ करना आसान हो जाता है, जो वो उनके हक़ में हो। तो उनकी जवाबदेही जो मीडिया के तय होनी चाहिए थी, मीडिया को अपने तय करनी चाहिए थी, वो उसे अपने आप को आज़ाद मानता है। वो ये समझता है कि अब तो हमारी सरपरस्ती फलाँ पार्टी, फलाँ पर्सन, बहुत बड़ा सियासतदान हमारे हुँ, पीछे है, हुँ। तो हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके मफ़ादात, जो सियासी पार्टी अगर है या सियासी फ़र्द है, तो उसके मफ़ादात का ख़्याल रखते हुए काम करना होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस भी उसका हिस्सा हैं और कॉर्पोरेट का जो बाज़ार है, प्रोडक्ट बेचना है, तो बेचने के लिए क्या चीज़ें बेचनी हैं और कैसे बेचनी हैं, ये कॉर्पोरेट तय करता है और वो चूँकि पैसा उसका लगा हुआ है मीडिया हाउस में, तो अब आप देखेंगे कि पहले सहाफ़ी पैदा होते थे, सहाफ़ी बनते थे लोग, जी। सहाफ़ी बनने के लिए निकलते थे। अब मीडिया कर्मी निकल रहे हैं वहाँ से, अब सहाफ़ी नहीं निकलते। हुँ, हुँ। अब अदारों से जो लोग निकलते हैं और अदारों में जाके काम करते हैं, अब वो अपने आप को सहाफ़ी कहने लायक भी नहीं है, क्योंकि वो अब काम उनके डायरेक्शन पे कर रहे हैं, उनके मफ़ाद के लिए कर रहे हैं। जो कंपनी चाहती है, जो उनके मालिकान चाहते हैं, तो इसलिए अब वो मीडिया कर्मी हो गए। सहाफ़ी अगर होंगे, जर्नलिस्ट होंगे तो जर्नलिज़्म उनके अंदर होगा, तो वो हर वो सवाल जो उनको खुद से करना है, जो सिस्टम से करना है, सरकार से करना है और सबसे करना है, जनता के हिस्से का सवाल वो करेंगे। तो अब जनता के हिस्से का सवाल मीडिया नहीं करता, इसीलिए नहीं करता कि वो कॉर्पोरेट का पार्ट बन गया और उसकी सरपरस्ती सियासतदान करते हैं। हुँ। क्या सिर्फ़ टीआरपी के लिए हेडलाइन भी चेंज की जाती है? बिल्कुल की चेंज की जाती है। टीआरपी मेन फ़ोकस बन गया है, क्योंकि देखें, वही खबर अगर एक नॉर्मल अंदाज़ में आप बता रहे हों और सच्चाई के साथ,
ईमानदारी के साथ एथिकल सहाफ़त करते हुए आप उसकी सुर्ख़ी लगाएँ। आज का जो इस वक़्त का जो माहौल है देखने और सुनने का, उसमें हो सकता है कि व्यूअर्स या रीडर्स कम आएँ, लेकिन जब उसको खौफ़नाक बना दिया जाता है, हैरत-अंगेज़, सनसनीखेज़ बना दिया जाता है, तो चाहे अनचाहे में हर शख़्स जो है उसकी तरफ मुतवज्जह होता है और वो देख लेता है, और जब वो देख लेता है तो उसे व्यूअरशिप या टीआरपी जिसे कहते हैं, हुँ, वो मिल जाती है। जी। इसीलिए अब टीआरपी का गेम शुरू हो गया है और हर एक की अपनी-अपने स्टाइल में एक तरह से खबरें नहीं बताई जाती, बल्कि खबरों से डराने का काम किया जाता है और डर कर ही लोग देखते हैं उनको। हुँ, फिर उनके सही। उनकी टीआरपी बनती है, उन्हें कंपनियाँ उनको इश्तहार देती हैं। टीआरपी की बुनियाद पे इश्तहार तय होता है जी, जी। कि ये हर हफ्ते उनका उनकी मैपिंग होती है कि कहाँ पहुँचा कौन-सा चैनल। फिर उसी हिसाब से उसकी टीआरपी को इश्तहार मिलता है, उसके चैनल को इश्तहार मिलता है और उसे महँगा इश्तहार मिलता है। तो जितनी अच्छी टीआरपी उतना महँगा इश्तहार, वही इश्तहार अगर कम टीआरपी वाले के यहाँ चलेगा तो बहुत कम सस्ता चलेगा जी, और ज़्यादा टीआरपी वाले के पास अगर आप जाएँगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो ज़्यादा दिखाने वाले, ज़्यादा व्यूअर तक पहुँचने के लिए ऐसा सबने कर रखा है कि भई हमें तो टीआरपी चाहिए और हमें इसलिए टीआरपी चाहिए कि हमें इश्तहार चाहिए मार्केट से। मार्केट तब इश्तहार देगा जब ऐसी टीआरपी होगी और ऐसी टीआरपी गेन करने के लिए इस खबर को एक तरह से सनसनीखेज़ बनाना उनकी अपनी ज़रूरत बन गई, उन्होंने ऐसा मान लिया है। एथिकल जर्नलिज़्म की कोई जगह नहीं बची है, कहने का मतलब नहीं, ये है। जगह तो ऐसा नहीं कह सकते कि जगह नहीं बची है, जगह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। चाहे मीडिया का मैदान हो ये कितना भी ख़राब हो जाए, मेरा ख़्याल है कि हर दौर में जगह रहेगी और ये भी सही है कि ज़रूरी नहीं कि आज जो हम देख रहे हैं कि आज ही कॉर्पोरेट मीडिया है और आज ही मीडिया कब्ज़े में है। हर दौर में मीडिया में उस दौर के हिसाब से जो ताकतें सियासी रही हैं, जो कॉर्पोरेट रहे हैं, उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की है। आप जब जाएँगे पीछे तो बड़े-बड़े जो अख़बारात रहे हैं, जो इंडिया के अंग्रेज़ी के अख़बारात, वो सब बड़े घरानों के, बिज़नेस घरानों के रहे हैं। हुँ, उस दौर में भी रहे और आज भी हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अलबत्ता अब चूँकि डिजिटल मीडिया का एक बीच में आ गया और उसकी एक्सेस हम और आप और तमाम ख़ास-आम तक पहुँच गई है, तो हर एक तक चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ पहुँच रही हैं। एथिकल जर्नलिज़्म की जब बात करते हैं, एथिकल जर्नलिज़्म की स्पेस थी और आज भी है और अलबत्ता ये है कि उस स्पेस सिकुड़ गया है, लेकिन ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं, जो एथिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं मीडिया की और वो गेन कर रहे हैं। वो पॉज़िटिव अप्रोच के साथ खबरें ला रहे हैं, तजज़िये ला रहे हैं, स्टोरीज़ ला रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ला रहे हैं, वो भी हुँ, देखे जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, अगर आप उनको उनके सामने रख के देखेंगे, तो आपको वहाँ क्वालिटी व्यूअर्स हो सकता है उसके पास हो, लेकिन क्वांटिटी नहीं होगी। यस। जो एथिकल जर्नलिज़्म कर रहे होंगे, उसके पास अगर मान लीजिए 500 उसका वीडियो देख रहे हैं, तो 500 आप वो ये दावा कर सकता है वो शख़्स कि उसके पास क्वालिटी व्यूअर्स हैं। लेकिन अगर जहाँ क्वांटिटी की बात होगी, वो दावा नहीं कर सकता क्योंकि बस क्वांटिटी नहीं है। अब चूँकि एक मीडिया में जो लोग भी इश्तहार दे रहे हों, उसको फ़ाइनेंशियल सपोर्ट जो भी जिस भी शक्ल में आप कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन की शक्ल में, तो वो तो उन्हीं को मिलता है जिनके पास व्यूवरशिप होती है। इसलिए स्पेस है, लेकिन वो सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हमेशा बरकरार भी रहेगा। ऐसे लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये चीज़ें भी चलती रहेंगी। क्या आपने कभी अंडर प्रेशर कोई स्टोरी चेंज की है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने कई जगहों पर काम किया है कि मेरे साथ ऐसी तो कई कोई वो नहीं आई कि मुझे चेंज करना पड़ा हो, लेकिन ऐसा हमारे और भी साथी काम करते हैं, ऐसा होता है। आपकी ऑर्गनाइज़ेशन में होता है या हाँ, फिर जिस भी मतलब न्यूज़ हमने ऐसे बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन में भी काम किया है। बहुत ही बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन में हमने काम किया है मीडिया के जो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो हमने वहाँ होते हुए देखा भी है। और ये चीज़ मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि 2014 के बाद इसमें और तेज़ी आई। हुँ, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं एक एक ज़्यादती कह सकते हैं कि अ, एक प्रेशर या आप बता सकते हैं कि प्रेशर आया कि आप क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा और कितना चलेगा, किसकी बाइट कितनी चलेगी और किसको कितना लेना है, किसे छोड़ देना है। ये प्रैक्टिस बाद में बहुत तेज़ी के साथ शुरू हुई। पहले ये बहुत स्मूथ अंदाज़ में होती थी। हुँ, अलबत्ता मेरे साथ कभी ऐसी नहीं हुई और ना ही बहुत ज़्यादा प्रेशर का हम लोग हिस्सा रहे। लेकिन अब मैं जो देखता हूँ 14 के बाद जो लोग काम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में, वो हमेशा ये शिकायत करते हुए बताते देखे जाते हैं कि भई हमने स्टोरी की फ़ाइल भी कर दी, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं की गई, हुँ, रोक दी गई। तो अब स्टोरी रोकने की कहानियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, जी, पहले नहीं आती थी इतनी सही। ज़्यादा। आजकल का सबसे बड़ा जो इंडियन जर्नलिज़्म का प्रॉब्लम है, वो क्या है? अभी तक हम लोग बात जो कर रहे थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जर्नलिज़्म तो नाम आज भी नाम जब मीडिया में लोग पढ़ते हैं, तो जर्नलिज़्म के नाम से कोर्स हैं, है ना? मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज़्म तमाम चीज़ें हैं।
जो निकलता है वो अपने को सहाफ़ी कहता है। ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन जर्नलिज़्म अब करने का मौका एक तरह से कम कर दिया गया है, सिकुड़ दिया गया है, उसको सिकुड़ गया है। तो आज़ादी जो नहीं है, एक सहाफ़ी को जो उसने रिसर्च की है, उसके पास अगर सबूत हैं किसी स्टोरी को करने के, और उसने जितनी भी एक स्टोरी की जो पैमाना होता है, उस पैमाने पर अगर उसके पास सारे मटेरियल मौजूद हैं, तो अब उसे पब्लिश हो जाना चाहिए। लेकिन अब वो नहीं हो पाती, हुँ, क्योंकि वो किसी को सूट नहीं करती है, किसी फ़र्द को, किसी सियासी पार्टी को, किसी कंपनी को सूट नहीं करती है, तो उसे रोक दिया जाता है। तो सबसे बड़ा मसला तो आज़ादी का है, कि जो आज़ादी एक सहाफ़ी को मिलनी चाहिए, कि वो अपने जब अगर वो तहकीक कर ले और उस तहकीक तक वो पहुँच जाता है, तो अब काम है कि ऑर्गेनाइज़ेशन का कि उस तहकीक को चेक करे कि जिस स्टोरी को इसने किया है, क्या उसमें सारे पैमाने इसने फ़ॉलो किए हैं रिसर्च करने के। बाइट लिया है सबकी, दोनों पक्षों की बाइट ले ली है, सबसे बात कर ली है, स्टोरी को पढ़ लिया है, उसकी जितनी भी जो पॉइंट्स हैं नोट कर लिए हैं, तो अब उसे पब्लिश होने में कोई रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब रुकती हैं स्टोरीज़। अब तो एक तरह से कह सकते हैं कि पीआर जर्नलिज़्म हो रहा है। अब जर्नलिज़्म नहीं हो रहा, बल्कि पीआर जर्नलिज़्म हो रहा है। अब एक चीज़ और बताऊँ, जो मीडिया हाउसेज़ हैं, वो अब सहाफ़ी को क्रिएटिविटी उसकी ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए कि उसको ये नहीं कहा जाता कि तुमको जा कर के एक स्टोरी लेकर आना है और इस तरह की लेकर आना मैदान से। सीधा-सीधा उसको ये बता दिया कि वहाँ जाके ये सवाल पूछना है और ये करना है, ये नहीं करना है। उनको स्टोरी दी अब वहाँ जाती है, पर आप अगर वो स्टोरी चीज़ बना के हाँ, दी जाती है। वो अपनी चॉइस से जैसे वहाँ मैदान में गया, तो उसे लगता है कि उस स्टोरी का कोई और भी एंगल हो सकता है। उस स्टोरी में कोई और भी चीज़ बेहतर आ रही है, उसे इनपुट कर ले। वो नहीं करता, क्योंकि उसको कहा गया है 4 चीज़ें तुमको वहाँ से करके लाना है। एक चीज़ और आप देखते होंगे कि जब कभी हम प्रोग्राम देखते हैं बड़े-बड़े, तो उसमें मीडिया के बहुत बड़े-बड़े कैमरे आते हैं, बड़े-बड़े चैनल आते हैं, उसे रिकॉर्ड भी करते हैं। कोई बड़ी पर्सनैलिटी वहाँ आई हुई है, मान लीजिए कोई अपोज़िशन का लीडर है, हुँ, यूपी में हम बैठे, यूपी अपोज़िशन का लीडर आया हुआ है, तो सबको नोटिस होता है चैनलों से, उनके अपने हेड होते हैं कि भई तुमको वहाँ पहुँचना है। और फिर तो वो वहाँ जब पहुँचता है, तो उस प्रोग्राम को उसको रिपोर्ट करना मकसद नहीं होता। चूँकि उस प्रोग्राम में सबको इसलिए पहुँचना होता है कि वहाँ उनकी अवेलेबिलिटी है, वो जो वीआईपी आदमी आ रहा है, वो वहाँ अवेलेबल होगा। तो 4 सवाल उसको दे कर के अलग से भेजा जाता है, पार्टी के हवाले से, उसके कोई मिनिस्ट्री के हवाले से, कोई अनाउंसमेंट है उसके हवाले से। अब वहाँ हम और आप क्या समझते हैं, हमारे प्रोग्राम में मीडिया आया है और हमें कवर कर रहा है, कैमरा भी उसने लगा रखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, 1 घंटे का प्रोग्राम पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन जैसे ही वो मेहमान आपके यहाँ से निकलता है, बाहर जाकर के मीडिया उसे घेर लेता है, आपके उस प्रोग्राम के मुतालिक, उस सब्जेक्ट के मुतालिक सवाल नहीं करता। वो जी। ऑलरेडी सवाल लेकर आया हुआ अपने-अपने चैनल से, वो पूछता है, हुँ, इस पर सोनिया गांधी ने ये कहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ये मुहिम चलाई है, तो हुँ, आप इस पर क्या कहेंगे? तो उसके पास ऑलरेडी सवाल होते हैं फ्रेम्ड, हुँ। वो वहाँ पर चूँकि मौका होता है, वहीं अवेलेबिलिटी है, तो अवेलेबिलिटी के लिए वहाँ आ जाता है। हम ये समझते हैं कि हमें कवर करने आया। कभी आपने देखा घंटों रिकॉर्डिंग के बाद मिनट भी नहीं चलता कहीं भी। हाँ, बिल्कुल। वो अपनी स्टोरी लेकर चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इंडियन मीडिया माइनॉरिटीज़ को फेयरली रिप्रेज़ेंट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है, किसी भी सूरत में नहीं कर रही। इंडियन मीडिया तो माइनॉरिटीज़ को एक खौफ के तौर पर पेश कर रही है। मुसलमानों के को अगर रिपोर्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मुसलमान उसी सूरत में रिपोर्ट हो रहा है जब उसे मीडिया को ये सूट होता है कि अब इसको खौफ के तौर पर पेश करते हैं, एक टूल के तौर पर, खौफ के टूल के तौर पर पेश किया जाए, लोगों को डराया जाए, माइनॉरिटीज़ के ज़रिए से मेजॉरिटी को डराया जाए। अब ये अजीब-सी बात है कि 20% अगर आप कह लें माइनॉरिटी है और 80% मेजॉरिटी है, तो उस 20% के तमाम मामले में को इन्वॉल्व करके उस 80% को डराया जाता है, पोलराइज़ करने के लिए। क्या कुछ अच्छे काम उस कम्युनिटी में नहीं हो रहे हैं? क्या वहाँ पर सोशल वर्क नहीं हो रहा है? क्या वहाँ पर एजुकेशन पर के लोग काम नहीं कर रहे हैं? क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में मुसलमान नौजवान हमारे नहीं हैं? हर मैदान में हम भी वही कर रहे हैं, उसी तरह से अपनी रोज़ी-रोटी चला रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटियाँ चला रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ गुड न्यूज़ नहीं है? हम हमारी कोई गुड न्यूज़ इनके लिए गुड न्यूज़ की लिस्ट में नहीं आती। हम जी। तब आते हैं जब कहीं पर कोई धमाका हो जाए, दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, तो फिर उसकी जड़ें तलाशने लग जाते हैं। अब देखें कि एक वाक़या होता है, मान लीजिए एक गाड़ी है, हुँ, गाड़ी जा रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी किसी रामकुमार के नाम से है आज, तो वो पहला मालिक तलाशा जाता है, व डाटा में जाके 3
पीछे जाकर के 3 मालिक पीछे जाकर देखते कि पहले सलमान की ये गाड़ी थी, ये थी। ताकि मुसलमान का एंगल मिलते ही वो खबर बिकना शुरू हो जाती है, वो खौफ बिकने लग जाता है। तो चूँकि जो हम ये ज़िक्र कर रहे थे कि टीआरपी मुसलमानों को खौफ के तौर पर बेचने में मिलती है। तो इसीलिए एक दिन नहीं, कई-कई दिन चलाया जाता है। एक चीज़ और, अगर मुसलमान कोई न के नाम का कोई शख्स दुनिया में किसी भी मौके पर किसी ऐसे एक्टिविटी का शिकार होता है, दहशतगर्दाना कोई कार्रवाई हुई, उसमें किसी मुसलमान का नाम आया और वो नाकाम कार्रवाई हो गई, सिर्फ़ बम पकड़ लिया गया, मान लीजिए, लेकिन उसमें नाम आया मुसलमान का, वो 3 दिन तक स्टोरी बिकेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई नॉन मुस्लिम का नाम आया और उसने बम भी फोड़ा है, तो बड़ी जल्दी उसको गोलमोल कर दिया जाता है और बड़ी अगले 24 घंटे के अंदर पहले नाम आएगा कि हाँ, राम कुमार या फलाँ शर्मा था। अगले 24 घंटे के अंदर उसको यूँ डिफ़ाइन किया जाता है कि नहीं, वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था, वो बहुत दिनों से जो है अपने घर से दूर था, ये प्रॉब्लम थी उसको और वो आवेश में आकर के ऐसा काम कर गया। यानी उसको फ़ौरन पर्दा डालना और वो फ़ौरन स्टोरी दबा दी जाती है। आइसोलेटेड इवेंट को पूरी हाँ, कम्युनिटी पे थोप दिया जाता है। पूरा थोप दिया था। तो मुसलमान एक तरह से इनके लिए अब ये भी कह सकते हैं कि मुसलमान एक तरह से इन्होंने अपने लिए एक वो है, क्या कहते हैं, इनके एक टूल बना हुआ है। टूल बन गया है, इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा वो बन गया है कि इनके लिए एक साँस के हैसियत रखता है। कमाई इन्हीं से हाँ, होगी, ऑक्सीजन टीआरपी है कि जब तक ये मुसलमानों को इस तरह से मीडिया में प्रेज़ेंट नहीं करेंगे, इनकी खबरें नहीं बिकेंगी तो इनको पैसे नहीं आएँगे, इश्तहार नहीं आएँगे, तो एक तरह से ऑक्सीजन टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इसीलिए वो बेधड़ल्ले से कितनी भी चीज़ें आ रही हैं, कितनी तनकीद हो रही है, दुनिया भर में तनकीद हो रही है। हमारा मीडिया का इंडेक्स बहुत नीचे जा चुका है ना? बहुत नीचे 151-52 नंबर पे हम चले बहुत गए हैं। नीचे आ गए। उसके बावजूद हमें कोई शर्म नहीं आ रही है। हम वही किए जा रहे हैं। तो चूँकि पैसा उसमें हमें हासिल होता है। हर रोज़ टीवी पे शाम को प्राइम डिबेट्स होती हैं। हुँ। वो स्क्रिप्टेड होती हैं या फिर डिबेट कराई जाती हैं? वो तो एक बहुत बकवास किस्म की चीज़ होती है। उसमें तो हर चीज़ पहले से तय होती है। वो डिबेट के लिए होती ही नहीं। वो भी उसका भी एक ड्रामा है पूरा। वो ड्रामा है, डिबेट नहीं है। वो ड्रामा स्टेज किया ही जाता है कि 1 घंटे तक कुछ लोगों को बुला करके एक बहस में उलझा दिया जाए और एंकर जो जज बन जाता है और उनमें अधकचरे एक्सपर्ट बिठा दिए जाते हैं। उनके नाम के साथ कहीं इस्लामी स्कॉलर, कहीं कोई और स्कॉलर लगा दिया जाता है। जब भी ऐसा होता है तो कई बार ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि 1-2 लोगों ने मुझे फ़ोन किया मेन स्ट्रीम से और उनसे मुझे कहा कि भई वो हम फलाँ शाम की डिबेट में आपको चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आपने मुझे क्या समझ कर के फ़ोन किया? तो उन्होंने कहा सर वो ये है। तो मैंने कहा मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पॉलिटिकल और करंट अफ़ेयर्स मेरा मौज़ू है। मैं किसी इस्लामिक वैल्यू से रिलेटेड कोई डिबेट मेरा मौज़ू ही नहीं है। तो सही। आपको किसने सजेस्ट किया कि आप मेरा नाम लें? तो उन्होंने कहा नहीं, वो आप आ जाइए और बात हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आता। दूसरी बात, 1-2 लोगों ने और भी हमें बताया कि पहले ही एंकर पूछता है कि सर वो आपका वो क्या रहेगा, एंगल क्या रहेगा? डिबेट शुरू होगी, जी, जी। मेरा जो एंगल होगा मैं रखूँगा, मुझसे जो सवाल होगा पूछा जाएगा, मैं उसका जवाब दूँगा या जो भी डिस्कशन होगा। पहले एंगल तय होता है कि आपका एंगल क्या होगा, उनका एंगल क्या होगा। तो ये तब कुछ मैन्युफैक्चर्ड डिस्कशन होता है और डिस्कशन होता भी नहीं, उसे डिस्कशन कहा भी नहीं जा सकता। जब आपने चीख-चिल्लाना ये शुरू पूरी कर दोगे। शाउटिंग इंटेंशनली कराई जाती है ताकि टोटल, टीआरपी। टोटल, टोटल वो इसलिए 1 घंटा चिल्लाते हैं कि वही टीआरपी मिलती है। आपने देखा एक बहुत बड़ा चैनल था, वो उसका जो एंकर था बहुत नेशन वांट टू नो करता था। तो आजकल वो उसको उसको देख कर के लोग बहुत खुश हैं कि वो थोड़ा-सा उसने एंगल सही बदला है, बोलने सुधरा लगा। हुआ है। लोगों को खुशफ़हमी खुशफ़हमी वगैरह कुछ नहीं पड़ना चाहिए, कोई खुशफ़हमी नहीं। वो चूँकि वो अपनी एक इमेज खराब कर लिया था, अब दोबारा इस तरह से करके फिर वो रीगेन करना, कई बार ऐसा होता है। एक चीज़ और है मेन स्ट्रीम मीडिया की कि मुसलमान और मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ें पर लगातार खबरें बनाना, नेगेटिव खबरें बनाते-बनाते अचानक आप देखते होंगे कि कोई एक वाक़या बड़ा ही जज़्बाती सा उठा लेगा और उस पर इतनी तरह से उस पे एंगल से काम करना शुरू कर देगा कि जो मेरे और आपका एतमाद और विश्वास उनसे हट गया था, दूर चला गया था, अब हम दोबारा फिर उसकी तरफ लौटते हैं कि नहीं यार, वो सीएनएन ने स्टोरी दी है, कितनी अच्छी स्टोरी दी है, कितने अच्छे अंदाज़ में दी है। वो हज़ारों स्टोरीज़ वो दे सकता है, वो उसके पास मौजूद है, लेकिन वो एक स्टोरी साल भर में एक बार लाता है, जब वो उसका टीआरपी मेरे दिल से नीचे निकल जाता है, मेरे ज़हन से, तब उठाने के लिए लेकर आता है। इसकी एक मिसाल मैं दूँ, इमरान दकनिश के नाम से और एक लड़का था, सीरियन लड़का था, जो एक ज़माने में जब सीरिया की जंग शुरू हुई थी 2008 के बाद, तो वो समंदर के किनारे उसका वो मिला था, शव मिला था पानी में। जी। उसको लेकर के बड़ी जज़्बाती स्टोरीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया और दुनिया की मीडिया ने की थी। तो वो इसलिए की थी कि उस वक़्त
बहुत ज़्यादा जो है क्राइम मुसलमानों को क्रिमिनलाइज़ करके दिखाया गया था। तो उनमें से एक स्टोरी वो निकाल के ला कर के अपनी शबीह को बेहतर करने के लिए दिखाते हैं। तो वो भी एक स्टंट है हमारे साथ, वो खेल करते हैं। तो क्या काम जर्नलिज़्म जिस तरह हम और आप आराम से बात कर रहे हैं, ये बिकता नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये अहम बात कही आपने कि बिकता नहीं क्या? अब ये बात सही है कि जो हम लोग जिस कंसर्न पर बात कर रहे हैं, जो आपकी फ़िक्रमंदी है, जो मुझसे आप पूछ रहे हैं, जो मेरी समझ है मैं बता रहा हूँ। काम जर्नलिज़्म बिकता नहीं है, ये बात सही है। अब ये जो एक चीज़ ये है कि या तो हम बेच नहीं पाते हैं, ये भी सही है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि कई ऐसी स्क्रीन आपको नज़र आएँगी, जो इंटरनेशनल स्क्रीन्स हैं, जैसे अल जज़ीरा है। जी। एक ऐसी मिसाल है वो उस पूरे रीजन में कि उसने एक अल्टरनेटिव मीडिया बीबीसी और सीएनएन, आईबीएन और तमाम बड़े चैनलों का के दरमियान खड़ा किया कि वो स्टोरीज़ का जो वो पहलू जो या तो छुप जाता था या छुपा दिया जाता था, जो मेन स्ट्रीम जिनकी रीच थी वहाँ पर, उस रीजन में, वो निकाल कर के लेकर आया और आज भी वो उसी अंदाज़ में बता रहा है और लोग उसे भी देख रहे हैं। जी। असल में ये भी है कि ये शांत और सलीके से बात करने वाले लोग, अब मसला ये है कि वो समझते हैं कि अगर हम सलीके से बात करेंगे तो इसकी जो वो है रीच है ज़रा स्लो है। समाज के अंदर आप देख भी लें, अगर ऐसे 100 लोगों से आप मिलें, आम समाज के अंदर, तो समझने-बूझने वाले, सिंसियर और शांति से बात करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। लड़ने-झगड़ने और आम हँसी-मज़ाक करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो समाज में जो प्रोपोर्शन है, वो ज़्यादा ऐसे लोगों का है जो उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनको कोई चीज़ मिल जानी चाहिए देखने-सुनने के लिए, तो देख सुन लिए। 10 से 5% ही ऐसे लोग हैं जो सिंसियर हैं और जो चाहते हैं कि नहीं, कुछ सिंसियर चीज़ें आनी चाहिए। तो इसीलिए वो रेशियो घट जाता है। अब यहाँ समझने की बात है कि जो 10 से 5% लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल जिन्हें कह सकते हैं या समझने-बूझने वाले कह सकते हैं, वो बहुत कम हैं। तो हमें और आपको, अगर हम ये काम कर रहे हैं, तो और जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि हमको वो काम नहीं करना है शाउटिंग वाला, तो इस पर हमें इक्तिफ़ा भी करना पड़ेगा, सब्र भी करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ उसको काम उसी अंदाज़ में करना पड़ेगा। उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप होगी और रहेगी हुँ। और हमेशा रहेगी। लेकिन उस पर बाकी रहना, अब मीडिया का, समाज का जो दबाव है कि अगर आप चैनल चला रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कि आपके पास सब्सक्राइबर कितने हैं? जी। मिलियंस में हैं कि नहीं हैं? कंटेंट क्या है? आप क्या प्रोड्यूस करते हैं? कभी आपने किसी से नहीं, आपने आपसे कोई नहीं पूछेगा। सही। आपसे ये पूछेगा, अच्छा आपका चैनल कोई है? व्यूअरशिप तो कितनी है? आपकी व्यूअरशिप कितनी है? आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? जैसे आपने कहा कि मेरे पास हज़ारों में हैं, उसके चेहरे का जो ज़ाविया बिगड़ जाएगा और आपने कहा मिलियन में हैं, तो वो अगला सवाल इन पे होगा, क्या क्या परोस रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि सब्सक्राइबर कितने हैं, देखने वाले कितने हैं, सवाल ये है कि क्या दिखाया जा रहा है? आप और मैं क्या दिखा रहे हैं या लोग क्या दिखा रहे हैं? और सोसाइटी को आप परोस क्या रहे हैं? बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जर्नलिज़्म, कोई ऐसी-ऐसी बात नहीं है। उसी सही। स्टोरी को कोई अ, किस तरह से पेश कर देता है, उसी स्टोरी को आप ज़िम्मेदारी के साथ पेश करते हैं तो उसका रवैया अलग होता है। तो अब मुआशरे को भी समझना है और जो लोग भी हमारे आपके चैनल को देख रहे हैं, ये समझें कि आप जब भी किसी से मिलते हैं तो ये ना पूछें, सिर्फ़ ये ना पूछें, आप ये भी पूछें कि आप प्रोड्यूस क्या करते हैं? साथ में ये भी पूछें, आपकी वीडियोज़ में किस-किस चीज़ें, किस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं? जी। क्या स्टाइल आपका है? कौन से कंसर्न आपके हैं? किन मैदानों में आप रिप्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं? ये तमाम चीज़ें भी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ एक ही सवाल के बाद अगला सवाल कोई नहीं करता। आपको जज कर लिया जाता है कि आप कितने बड़े हैं, कि आपके सब्सक्राइबर की लाइन कितनी बड़ी है। जबकि ये है ही नहीं पैमाना। आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको देख वो एथिकल जर्नलिज़्म के पैमाने पर कहाँ खरा उतरता है। हम कितने समाज की नुमाइंदगी कर पा रहे हैं। हमारे जो आस-पास के जो इश्यूज़ हैं, हिंदुस्तान के जो इश्यूज़ हैं आम जनमानस के, उसमें माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, हम उसको किस अंदाज़ में कितना कवर कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिस्ट की है। वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? अगर कर पा रहा हूँ तो कितना कर पा रहा हूँ? इसका कहीं न कहीं मतलब इंडियन मीडिया भी ज़िम्मेदार दिखती है इस मायने में कि हमारे देश के नागरिकों, सिटीज़न्स का जो ज़हन बिगड़ा है, साइकोलॉजी बिगड़ी है कि उनको अच्छी चीज़ें, काम, सुकून, शांति ये पसंद नहीं आती, लड़ाई-झगड़े और वो चीज़ें देखना पसंद है जिसमें डर, खौफ ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। बिल्कुल सही है कि इस मीडिया ने, जो ये चिल्लाने वाला जो मीडिया है हमारे आस-पास, इसने लोगों के ज़हन को बिगाड़ा है और एक ओवर द पीरियड एक ऐसा सिलसिला चलाया जिससे लोगों का एक ज़हन बन गया कि मीडिया यही है। हाँ, तो अब उसको जो इत्मीनान की चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको समझ में जल्दी से, आसानी से आती नहीं। तो मीडिया, अगर उसने आँख खोला, तो पहले चैनल देखा, चैनल के बाद अब यूट्यूब चैनल देख रहा है।
तो देख रहा है कि आम आदमी तो ये समझता है कि अच्छा यूट्यूब चैनल का मतलब इसी तरह से स्टंटबाजी हो रही है, चैनलों में डिस्कशन इसी तरह से होता है, यानी जो उसकी असल छवि होनी चाहिए थी, वो पेश ही नहीं उसके पास उसके सामने हो पाई। जी। इसलिए उसने वो जो चेहरा वही देखा, उसी से उसको उसका मिज़ाज बना हुआ है। तो मीडिया पूरी तौर पर मेरे और आपके जो अगले 24 घंटे का जो डिस्कशन हम करेंगे ना, शाम के 9 बजे जो प्राइम टाइम डिस्कशन होता है, अगले 24 घंटे के डिस्कशन को मेरे और आपकी चाय खाने पर, दोस्तों के दरमियान, फैमिली में जो हम लोग बात करते हैं, दुनिया समाज पर, वही करते हैं जो शाम के 9 बजे से देख देख रहे होते हैं। तो ये तय कर देते हैं, तो ये मैन्युफैक्चर्ड जो है एक वो ज़हन बनाया जाता है। हमारे ज़हनों की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होती है। यानी कल मैं क्या देखूँगा या किस चीज़ पर चाय की मेज़ पर अपने दोस्त के साथ बात करूँगा, आज शाम की डिस्कशन में वो चीज़ तय होगी स्टूडियो में। हुँ, वहाँ एडिटर्स और वहाँ के प्रेज़ेंटर्स तय कर रहे होंगे सही, और वो जो पेश करेंगे और मैं उसे अगर देखता हूँ, उनका व्यूअर हूँ, तो अगले 24 घंटे मैं उसी की बात कर रहा हूँगा। सही। तो मेरे और आप में क्या डिस्कशन होगा कल का, वो हमारे स्टूडियोज़ में बैठ कर के जो वो पूरा टीम अमला है स्टूडियो का, वो तय कर वो रहा है। तय कर अब वही तो है कि वो अगर दुरुस्त हो जाए, हुँ, तो हमारा पूरा मुआशरा दुरुस्त वे में सोचना भी शुरू कर देगा, बातें भी करना शुरू कर देगा, अच्छे अंदाज़ में पॉज़िटिव डिस्कशन करेगा। वो चूँकि नेगेटिव डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ समाज में भी नेगेटिविटी पहुँचती है। जी। एक-दूसरे से हम लोग लड़ रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं चाय खानों के ऊपर उन्हीं बातों को लेकर के। क्या आपने कभी कोई ऐसी स्टोरी की है जिससे आपको डर लगा हो? नहीं, डर तो लगता ही है, कई बार ऐसा होता है। कोई एक स्टोरी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि भई अगर हमने इसको प्रोड्यूस किया, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये था कि भई अगर आपके पास साक्ष्य मौजूद हैं और तो आप प्रोड्यूस कर लेते हैं और प्रोड्यूस कर लेते हैं तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई नोटिस भी आता है, तो आप उसका जवाब देंगे और सामने वाले मुतमईन हो जाएँगे। लेकिन अब किसी साक्ष्य की ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास कितने भी सबूत मौजूद हैं, लेकिन चूँकि सिस्टम को पसंद नहीं हैं आप, आपकी कोई स्टोरी से सिस्टम को ज़्यादा परेशानी हो गई, तो ये जो है परेशानी का बायस बनेगी। लेकिन अभी इतना कभी नहीं हुआ कि मतलब उसकी वजह से हमने कभी रोक दिया हो। दिमाग में तो ख़्याल आता है कि हालात बदले हैं हुँ, और इसमें काम करना है। वो लहज़ा जो बहुत आज़ादाना था, अब उस तरह से बात नहीं की जा सकती। तो अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब बिटवीन द लाइन आपको कहनी है। ये सारे लेकिन ये है कि सहाफ़ी को मेरा ख़्याल है होना भी यही चाहिए कि हालात को भी देखे, खुद को भी देखे और अपनी बात कहता रहे, रुके नहीं। रुकना नुकसानदेह जैसे या तो रुक जाए या तो अपने आप को डाइवर्ट कर ले, ये नुकसानदेह है। आपको कब लगा कि जर्नलिज़्म एक रिस्की प्रोफ़ेशन है? नहीं, मैं तो जानबूझ करके इसमें आया और ये मैंने बहुत पहले ही मुझे पता था कि जब मैं इसमें आया मैं कोई मतलब ऐसे नहीं आया कि मैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट नहीं बना। मैं सहाफ़ी बिल्कुल सोच समझ करके इसमें आया और मुझे पता था कि जब मैं सहाफ़त शुरू किया, ये 2002 की बात होगी, दैनिक जागरण गोरखपुर में एज़ ए रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ। तो एक सीनियर सहाफ़ी थे हमारे, बहुत सीनियर मोस्ट थे, तो कभी-कभार मिलते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो 3 चीज़ें हैं, इन 3 हालात में अगर काम करने की क्षमता है, हिम्मत है, तो जर्नलिज़्म करना। वो अजीब-सी बात है। मैंने ये सवाल रवीश कुमार से 2015 में उनका इंटरव्यू ले रहा था, हुँ, हुँ, उनके ऑफ़िस में। हुँ, तो उनसे भी पूछा तो वो हँसने लगे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सवाल क्या है पहले उसे सुन लीजिए। जी, बिना खाए, बिना पाए, बिना सोए, यानी बहुत इन मुश्किल है। सूरत-ए-हाल में अगर आप रहकर भी सहाफ़त कर सकते हैं, तभी आप मैदान में आइए। क्योंकि ये चैलेंजेज़ आपके सामने आएँगे, आने वाले दिनों में जब करियर आप बनाएँगे। ये मुझे सन 2002 में जब मैंने शुरुआत की थी, तब उस सहाफ़ी ने कहा। तो चूँकि मैंने एडॉप्ट किया मैंने इस मैदान को, ये मेरा पैशन था जो मैं प्रोफ़ेशन के तौर पे मैंने इसको एडॉप्ट किया। तो मुझे इसके जो चैलेंजेज़ हैं, इसके जो अपने के खतरात हैं, वो मेरे लिए एक तरह से मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे डीमोटिवेट नहीं करते कि अब हालात बदल गए हैं, अब ये हो जाएगा, स्टोरीज़ जो जाएगी तो जाएगी। और अब तो मैं अपने चैनल पे काम करता हूँ, तो और भी ज़्यादा आज़ाद हूँ, किसी के चैनल पे काम नहीं करता कि उसे पूछना भी है। ठीक है? तो ये हालात तो ऐसे बनते हैं, एक इंसानी फ़ितरत है कि आदमी को थोड़ी देर के लिए तो लगता है, जी, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर कमिटमेंट है और आप क्लैरिटी है कि जो कुछ कर रहे हैं और आप समझते हैं जो कुछ कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हो सकते हैं ये भी जानते हैं, तो आप बहुत इत्मीनान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पब्लिक को न्यूज़ कैसे कंज़्यूम करनी चाहिए? ये आज के टाइम पे हज़ारों चैनल्स हैं हमारे सामने और
न्यूज़ आती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, बड़ा इंसिडेंट, छोटा इंसिडेंट, तो उसके ऊपर खबर बनती है, तो कैसे कंज़्यूम करें, कैसी न्यूज़ देखें? कैसे उस इवेंट को हम समझें कि क्या हुआ है असल में? अब देखें, अब उसमें तो ये है कि आपको न्यूज़ देखनी है। मसला तो यही हो गया है कि न्यूज़ देने वाले जो लोग हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, अब तो यूट्यूब आने के बाद और भी ज़्यादा लोग हो गए हैं। मसला बहुत अहम है मीडिया लिटरेसी का, कि आवाम में ये एक बहुत बड़ा काम है कि हमारी आपकी ज़िम्मेदारी भी है, हम डिस्कशन कर रहे हैं, जी, तो मीडिया लिटरेसी लोगों में होनी चाहिए। उसके लिए भी काम करना चाहिए कि आप किस तरह के चैनल्स देखें, क्या करें और बाकायदा रहनुमाई की जाए, ताकि जो है लोग सही मानों में सही चैनलों तक पहुँच पाएँ हुँ, और देखें। वरना क्या है कि वो अपने तौर पर जब तय करते हैं, तो जो भी उनके हाथ में आया है, उसको देखना शुरू करते हैं। तो खबरें तो बहरहाल आम आदमी के तक पहुँच रही हैं और वो पहुँच भी रहा है खबरों तक। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है, बड़ा मुश्किल भी है कि किस तरह से वो अपने तय करे, क्योंकि अब ऐसा 2 और 2 4 की तरह बताया भी नहीं जा सकता कि इस चैनल को देखिए, इस चैनल को मत देखिए। ऐसे लोग दिखाई भी नहीं देते अब। अब तो सरकारी चैनल जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है, उसे आप देखेंगे तो वो भी सुदर्शन चैनल से कम स्टाइल में खबरें नहीं पेश करता। वो भी, जी, जबकि वो बहुत ही काम, बहुत ही सुकून के साथ, बहुत हड़बड़ी नहीं रहती थी। हेडलाइन कहीं भी चल रही हो, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब तक तस्दीक ना हो जाए, तब तक उस चैनल में तो कभी भी नहीं चल सकता था, कोई भी। लेकिन अब वहाँ भी नहीं, वो खबर रह गई है। तो ये एक चैलेंज है, लेकिन हर आदमी मेरा ख़्याल है कि अपने मिज़ाज के हिसाब से चीज़ों तक पहुँच लेता है। लेकिन अब हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि एक मीडिया लिटरेसी की भी मुहिम लोगों के दरमियान चलनी चाहिए, कि लोगों को ये बताया जाए कि खबरें तक कैसे पहुँचे, अच्छे चैनल्स तक कैसे पहुँचे और क्या देखें, क्या ना देखें। आपके काम, क्योंकि एक आदमी 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकता है, लेकिन 2 घंटे में क्या देखे? एक बड़ा सवाल है। जी। लेकिन सवाल वही है, रियल न्यूज़ और फ़ेक न्यूज़ के बीच में कैसे फ़र्क अब करे रियल इंसान? न्यूज़ और फेक न्यूज़ का तो एक बड़ा मसला है कि वो तो अब एक-दूसरे में शामिल कर दिया है, मिला दिया है कि रियल न्यूज़ क्या है, रियल न्यूज़ बताते हुए फेक न्यूज़ कब बना देते हैं लोग। अब फैक्ट चेक करने का कोई मसला नहीं है। अच्छा, मसला क्या है कि सोशल मीडिया आने के बाद हर आदमी जल्दी में है। जैसे मेरे पास कोई चीज़ पहुँची, वो मुझे सूट करती है, तो मैं ये नहीं देखता कि ये सही है या गलत है। क्योंकि मेरे फ़िक्र के मुताबिक सूट करती है, मैं तुरंत उसको अगले 10-20 लोगों को शेयर कर देता हूँ। ये गड़बड़ी होती है, हुँ, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। बजाय इसके कि उसको फैक्ट चेक किया जाए कि भई ये किसने भेजा है, इसके रेफ़रेंसेस मौजूद हैं कि नहीं है। तो अगर कोई वीडियो आ रहा है, कोई रेफ़रेंस बता रहा है, तो उसको रेफ़रेंस में तो बताना चाहिए। रेफ़रेंस अगर नहीं कहीं से मिल रहा है, तो नहीं देखना चाहिए इस तरह की चीज़ों। लेकिन अब हालत ये है कि अब मीडिया असल में क्या हुआ है ना, 2 ख़ैमों में बँट गया है। एक, अब मैं बड़ा अजीब-सी कड़वी-सी सच्चाई कहूँगा कि इसमें हम भी शामिल हैं कहीं न कहीं, हम तमाम जो यूट्यूबर हैं, वो भी शामिल हैं। इसलिए कि हम मुतबादिल मीडिया बनने आए थे। हुँ। जब ये इस मीडिया ने आम आदमी की बात करना छोड़ दिया, गोदी मीडिया हो गया, तब ये लगा कि नहीं, क्या होना चाहिए, बात कैसे हो? न्यूज़ वेबसाइट्स आई 2010-11 के आस-पास। आगे चल कर के यूट्यूब, इंटरनेट सस्ता हुआ, यूट्यूब आगे बढ़ा, तो लोगों ने चैनल शुरू किए। अब उस चैनल में यही कमिटमेंट लेकर के सब लोग आए कि हम जनता की बात करेंगे, जो सवालात नहीं होते। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि अब दोनों तरफ, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि दोनों तरफ नफ़रत ही बिक रही है। एक तरफ 20 लोग खरीदार हैं, एक तरफ 100-80 लोग खरीदार हैं। तो वो हमें बेच रहे हैं, हम उन्हें बेच रहे हैं। तो ज़्यादतियाँ अब दोनों तरफ से हो रही हैं। पहले कम, मतलब ये नहीं था, लेकिन अब ये होता है कि अगर अपोज़िशन, मतलब जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिस सियासी फ़िक्र को पसंद नहीं करते, उसके ताल्लुक से बिला जवाज़ और बिला तहक़ीक़ अगर कोई चीज़ आ जाए, तो हम भी उसको आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटते। जी। ये कि बहुत गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है हमारी। जी, जी। जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ़ कोई बात ना करे, हुँ, हुँ। जब तक कोई तहक़ीक़ ना हो जाए, तो हमें भी चाहिए कि अगर किसी दुश्मन, जिसे हम दुश्मन कह सकते हैं या कहते हों, या मुखालिफ, दुश्मन तो नहीं मगर मुखालिफ सिम्त के लोगों को, तो अगर उनके ताल्लुक से कोई वीडियो, कोई खबर आप तक पहुँची, मेरे तक पहुँची, तो मुझे भी चाहिए कि मैं उसकी तस्दीक कर लूँ, तब उसे ब्रॉडकास्ट करूँ। लेकिन अब उधर भी उसी तरह के खरीदार, खौफ़ बेचा जा रहा है, इधर भी खौफ़ बेचा जा रहा है। खौफ़ का कारोबार हो रहा है दोनों तरफ से। अब अमूमन बहुत कम चंद मादूदे ऐसे लोग हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं कि साहब इसमें एथिकल जर्नलिज़्म होना चाहिए और स्मूथ और काम अंदाज़ में बातें हों, सच्ची बातें हों, झूठ ना हम लोग फैलाएँ, हमारा काम ये नहीं है। ये बहुत ही मतलब पॉइंट में आपको लोग मिलेंगे। ज़्यादातर ये है कि भई वो हमें कहते हैं, तो हम उनसे बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर धर के झूठ, कोई वीडियो बना के, थंबनेल बना के हम भी चला देते हैं। जी। तो एक तरह से एक
अजीब-सा नेटवर्क ये झूठ के कारोबार का बन गया है और दोनों तरफ बिक रहा है, दबा के बिक रहा है और दोनों तरफ के जो बेचने वाले हैं, दुकानदार मस्त हैं क्योंकि उनको डॉलर मिल रहा है गूगल से। समाज के अंदर उनकी अहमियत बढ़ रही है क्योंकि मिलियंस में व्यूज़ हैं उनके पास। समाज उन्हें कह रहा है कि साहब ये बहुत बड़े चैनल वाले हमारे हिस्से की का जवाब दे रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है दोनों तरफ और ये मीडिया ही कर रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन को बेचा जा रहा है और दोनों बेचने वाले खुश हैं। तो ये बड़ा बड़ा गंभीर सवाल आपका है और बहुत ही जवाब तलब है ये कि ये बहुत खतरनाक भी है। एक और अहम सवाल ये है कि फेक न्यूज़ मेनस्ट्रीम मीडिया भी और डिजिटल मीडिया जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फेक न्यूज़ को कैसे आप लोग फ़िल्टर करते हो? कैसे पता लगाते हो? क्या प्रोसेस अब होता देखिए है? फेक न्यूज़ के लिए सबसे पहले तो ये है कि भई आज जो खबर आई आजकल तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जैसे अल्ट न्यूज़ एक है, जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं सैयद ज़ुबैर वगैरह, जी। है ना? कि वो उस ज़माने में उन्होंने वेबसाइट बनाई थी जब फैक्ट चेक की जब कोई नहीं था और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े फैक्ट चेक किए। अब उसके अलावा तमाम जो टूल्स हैं, आ गए हैं कि जिनके ज़रिए से आप थोड़ा-सा अगर रुक जाएँ, थोड़ा सब्र करें, हड़बड़ी में ना रहें, तो उस कंटेंट को या उस वीडियो को डाल कर के गूगल पे और तमाम तरह की चीज़ों के ज़रिए से उसके फ़ोटो की भी चेकिंग हो सकती है कि एआई से है या अब तो एआई के ज़माने में और मसला हो गया है। पहले तो खाली वीडियो में डॉक्टर्ड वीडियो होता था, यानी वीडियो में आवाज़ बदल दी, कुछ कर दिया, वीडियो ओरिजिनल होता था। अब तो पूरा का पूरा ही डुप्लीकेट होता है, हुँ। एआई से बना के चला दिया, है ना? अब हज़ारों लोग उसको शेयर करने लग जाते हैं। तो अब ये और ज़्यादा रिस्की भी हो गया है, मुश्किल भी हो गया लेकिन हाँ, आज भी ऐसे टूल्स आ रहे हैं कि जिस पे लोग चेक करने वाले लोग चेक करके ही काम करें और वो हैं चंद लोग लेकिन वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सच दिखाने वाले भी हमेशा रहेंगे और झूठ दिखाने वालों का कारोबार भी इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन ये है कि सच हमेशा कलील होता है, तारीख़ रही है ना? तो झूठ हमेशा बड़ी बल्क में रहता है, साइज़ उसकी बड़ी होती है लेकिन झूठ झूठ होता है, उसकी कोई उम्र नहीं होगी, वो ख़त्म होना ही है उसे और सच ही गालिब रहेगा मेरा ख़्याल है। एआई से जो फैक्ट चेकिंग करते हैं, रिसेंटली एक और टीवी चैनल में हम लोग गए थे, हमारा विज़िट था तो वहाँ पे बातचीत हो रही थी। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे पास टूल्स हैं, तो कहने लगे कि एआई से हम लोग फैक्ट चेक करते हैं। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, अभी कुछ दिन पहले एक अमेरिका के एक एयरपोर्ट पे एक अजीब-सी खातून नज़र आई हुँ, और फिर बाद में बताया गया कि वो वहाँ से गायब हो गई। हुँ। यूट्यूबर्स ने तो खूब वीडियो बनाई, मिलियंस में व्यूज़ हैं उसके हुँ, ऊपर हुँ, हुँ। और वेबसाइट्स पे जो हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया है, उनके वेबसाइट पे कम से कम 7-8 वेबसाइट्स मैंने निकाली, उन्होंने सबने ये बताया नीचे कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। मैंने जब उसको चेक किया गूगल पे, आप भी उस फ़ोटो को डाल के गूगल पे चेक करेंगे, तो वो भी बताया गया कि एआई जनरेटेड वीडियो है। लेकिन रियल में वो वीडियो एक अमेरिकन ड्रामा है, उसकी वीडियो है और उसकी पूरी वीडियो वो हमारे यहाँ इसलिए नहीं खुलती क्योंकि हमारे यहाँ वो बैन है। वीपीएन यूज़ करके अगर हम उसको हाँ। निकाल रहे हैं, तो वो निकल के आ रही है। मतलब मेनस्ट्रीम मीडिया में भी अगर किसी का कोई प्रूफ़ नहीं मिल रहा है, तो हुँ, उन्होंने लिख दिया कि एआई जनरेटेड है। हाँ। तो फेक न्यूज़ मैं इस पे इसलिए बात मैं करना चाह रहा था कि फेक न्यूज़ कैसे चेक कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मसला बन अरे गया है आज के बहुत टाइम पे। बहुत गंभीर है मसला। उसका भी ये है कि उसमें भी अब ये भी है कि आपने कहा कि ना कि उसको भी एआई में डाल दिया हाँ, और जो ओरिजिनल है उसको एआई में डाल दिया। मतलब एक खलत-मलत बहुत ज़्यादा है, बहुत गंभीर है और आगे और बढ़ने वाला है ये। जी। ये तो और ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ेंगे। अब कुछ सवाल रैपिड फायर में हैं। इंडियन मीडिया इन वन वर्ड। भई हिंदुस्तानी मीडिया अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता, हिंदुस्तानी अवाम की। टीआरपी या ट्रुथ? टीआरपी मोस्ट डेंजरस ट्रेंड? यही है कि मुसलमानों को एक दुश्मन बना करके हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के मुल्क के लिए दुश्मन बना के पेश करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग या वीक? बहुत वीक हो रही है। एक मिथ जो माइनॉरिटीज़ के बारे में है जिसे आप तोड़ना चाहेंगे? असल में मिथ क्या है कि मुसलमानों को आगे आना होगा और जितनी भी ये मीडिया जो भी हैं, काम कर रहे हैं, एक चीज़ ये होती है कि जब हम अमलन अपने पड़ोस में जहाँ हम रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, तो हिंदुस्तानी मुआशरा एक कंपोज़िट कल्चर में रहता है। प्लूरल फिर सोसाइटी है। हाँ, तो हमें इस बात का ख़्याल रखना है कि मेरे पड़ोस में जो भी है, राम कुमार वर्मा हैं, शर्मा हैं, पंडित जी हैं, जो भी वो मेरे पड़ोसी हैं। इस्लाम ने पड़ोसी के हुकूक बताए हैं। तो पड़ोसी कहते वक़्त उसने इस्लाम ने ये नहीं कहा कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, नहीं, पड़ोसी के हुकूक हैं। तो मुझे और आपको एक नसीहत दे दी गई है कि पड़ोसी है तो उसके ये हुकूक हैं कि वो भूखा रहेगा तो मैं सवाल करूँगा। तो हमें उस पैराए में अगर हम काम करें, जो इस्लामिक वैल्यूज़ हमें सिखाती हैं, एक पड़ोसी के साथ हमें कैसे रहना है, तो मुझे लगता है ये जितने भी हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं, मीडिया जितने भी चीख चिल्ला रहा हो, जब आप किसी की ज़िंदगी बचाने में काम आते हैं,
मोहम्मद दीपक की मिसाल ले लें। जी, जी, बहुत मोहम्मद दीपक जो आया, वो नौजवान आज दुनिया में हज़ारों दिलों के में वो उसने घर कर लिया, कि उसने एक इंसानियत की बात की। उसने कहा कि लोगों को इनको मारने आए थे और मैंने उसको बचाया, ठीक है? तो अब कोई कितना भी कहे, आपके मेरे दिल में उसके तई और हज़ारों लोगों के दिलों में एक जगह बनी ना, इसी तरह से आपके लिए जो दूसरों के दिलों में नफ़रत भरी जा रही है, चैनलों के ज़रिए से, तमाम तमाम एजेंसियों के ज़रिए से, सरकारों के रवैये से, मुझे लगता है कि हर आदमी तोड़ सकता है और उसे कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार करने की ज़रूरत नहीं। वो जहाँ है, जिस मुआशरे में है, जिस जगह पर है, जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, अपने फेलोज़ के साथ बेहतर करे और किसी के बच्चे की ज़िंदगी अपने बचाई है, दवा किया है, इलाज किया है, पढ़ने में मदद की है, तो वो फैमिली लाइफ़ टाइम आपकी कर्ज़दार रहेगी, मक़रूज़ रहती है अभी आपके इस रिसेंटली एहसान हुआ पर। जैसे आगरा में वो जी, गवर्नमेंट टीचर के साथ में गैर बिल्कुल। मुस्लिम लोग ही आए, हाँ, वहाँ के लोकल लोग ही आए, उन्होंने ही आके बताया कि इनसे अच्छा इंसान आज तक हमने कोई देखा तो नहीं है। तो ये 15 साल से यहाँ काम कर बिल्कुल, रहा है। तो देखें हुस्न सलूक का कोई तोड़ नहीं है, कोई उसको काट नहीं सकता, कोई भी प्रोपेगेंडा आपके हुस्न सलूक को तोड़ नहीं सकता, वो दिलों तक पहुँचता है। तो मुसलमानों को ये समझना है कि बड़ी कॉन्फ्रेंसों से इत्तेहाद नहीं होगा, या दिलों से आप नफ़रत नहीं निकाल सकते। हाँ, हम जहाँ हैं, वहाँ 4 लोगों के साथ रहते हैं, उन चारों लोगों के साथ हमारा रवैया कैसा होगा, उनके उनके दिलों को हम बदल सकते हैं और अपने रवैये से, और इस्लाम की ये तालीमात है। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया अपना काम करता रहे, गोदी मीडिया अपना काम करता रहे। आपको जो मुझे जो कहा गया है, हम उस पर आएँ और अपनी मिसाल पेश करें। एक-एक मिसाल अगर एक-एक मोहल्ले से ऐसी निकलती है ना, तो वो मिसालें ऐसी बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ को ध्वस्त कर देती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने अपना कीमती टाइम दिया और जो सवाल पूछे गए उनका बहुत आराम से जवाब दिया। कुछ सवाल ऐसे भी थे जो बहुत पर्सनल भी थे और कुछ सवाल ऐसे भी थे जो गोदी मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया के बारे में जिस पे हम बात कर रहे थे। तो नाज़रीन और दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।